नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे हैं। सीएम योगी ने चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। फरीदाबाद के नीट विधानसभा से क्षेत्र से चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आइए क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। कि अयोध्या में 5 सदी के बाद यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी। लाखों हिंदू बलिदान हुआ। इन बलिदानियों में क्या संत रहे हो, क्या निहंग रहे हो, क्या बैरागी रहे हो, क्या सन्यासी रहे हो, क्या सदग्रस्त रहे हो, चाहे राजे रजवाड़े रहे हो, महिलाएं रहे हो, युवा रहे हो, हर तबके के लोगों ने अपने आप को प्रभु रामलला के चरणों में बलिदान करके उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बहनों और भाइयों, होना यह चाहिए था कि देश सब गुलाम था। विदेशी आक्रांताओं ने जो हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। नहीं होने दिया, राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। बहनों और भाइयों,
मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश तो आपकी बॉर्डर है, लगा हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में किसी दंगे का नाम सुना है क्या 7.5 वर्ष में? और आज से 7.5 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली के दंगे हो, चाहे अलीगढ़ के दंगे, चाहे वहां मथुरा का जवाहर बाग की कांड की घटना हो, ये लगातार हर दूसरे तीसरे दिन घटना घटित होती थी। पिछले 7.5 वर्ष में कोई दंगा सुना क्या? कोई दंगा नहीं है। दंगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर दफन हो गया है, समाप्त। दंगाई ये तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार और सुशासन की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता बहन को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके भारत की आस्था को सम्मानित करना। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये लोग कर पाते? और मैं कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान होगा, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जो यहां सर्विस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आज जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता होगा तो लोग सम्मान के साथ उसे देखते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी क्या? देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी, यानी आतंकवाद समाप्त।
आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आतंक डूबा हुआ था, लूट खसोट थी, ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। बहन और भाइयों, कहां कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे हुए जहाँ से उन्होंने जनता को संबोधित किया। इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर वो बरसे और तमाम बातों का जिक्र करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आए। आपको बताते हुए जनता संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, वही विकास कार्यों को अग्रसर होने पर भी तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण में मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। ये मोदी जम्मू में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू की ये सभा विधानसभा चुनाव की उनकी आखिरी सभा है। जम्मू में लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर उत्साह है, बाकी के लोग आतंक और अलगाव नहीं चाहते हैं। गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा।
लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइव भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने
बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों के इस पाप को क्या कभी भी भुलाया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान ने लोकल बॉडीज की व्यवस्था बनाई है, लेकिन संविधान के इन दुश्मनों ने जम्मू कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों को भी रोक रखा था। संविधान के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के कमजोर तबकों को ये हक नहीं दिया। भाजपा सरकार ने ही संविधान में दर्ज ये हक दिए हैं। आज देखिए, जम्मू रीजन की 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। इसे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय, ऐसे हमारे अनेक समाजों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जिन साथियों को ये हक मिले हैं, वे अब खुलकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से वोट दे रहे हैं। भाजपा पर भरोसा का ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी की रक्षा में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कारण जिनको भी गांव लगे हैं, उनका मत, मजहब कोई भी हो, भाजपा हर गांव पर मरहम लगाने में जुटी है। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम की घोषणा की है। विस्थापितों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसको बढ़ाने का भी वायदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।